Sat Sri Akal everyone. It's wonderful to have you with me again as we continue our exploration of class 11th economics. In the previous session, we discussed the positive and normative economics, economic and non-economic activities, what is the economy and what are the different types of economy. Under this, we discussed about the capitalist economy, socialist and mixed economy and their features. In today's session, we're going to discuss the central problem of the economy and its causes, the fundamental economic questions, production possibility curve, shift or the rotation in the PPC and its properties. Okay, so सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है दैट इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है इसके अराइज होने के तीन डिफरेंट कॉजेज हैं. पहला इंपॉर्टेंट कॉज है जी अनलिमिटेड वांट्स, कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड रहती हैं. डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज अनलिमिटेड ओवर देयर. तो इसकी हम एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि पहले कभी किसी के पास ही लैपटॉप या मोबाइल फोन हुआ करता था, लेकिन आज हर किसी पर्सन के पास स्मार्टफोन है और अब लोग अपने स्मार्टफोन को एप्पल आईफोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. वो टेस्ला जैसी महंगी इंपॉर्टेंट कार्स को दे वांट टू ओन सच सॉर्ट ऑफ कार्स. वो ह्यूमनॉइड्स को अपने पर्सनल असिस्टेंट रखना चाहते हैं. तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर द वांट्स एंड द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. और एक गिवन टाइम पीरियड के ऊपर किसी पर्सन की या एक सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं या टोटल सोसाइटी की जो वांट्स हैं वो एक ही टाइम गिवन टाइम पीरियड पे सारी की सारी वांट्स जो हैं वो फुलफिल्ड नहीं रहती हैं. ठीक है जी. तो जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं. और उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं. जैसे ये गुड्स या सर्विसेज जिन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस होके आनी है वो रिसोर्सेज ही हमारे पास लिमिटेड रहते हैं. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे रिसोर्सेज लिमिटेडली अवेलेबल हैं. तो इनके लिमिटेड होने की वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है. उनकी अवेलेबिलिटी भी स्कार्स हो जाती है. तो स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएं लेकिन उनकी डिमांड जो है वो ज्यादा होए. ठीक है जी. और तीसरा इसका जो कारण बनता है दैट इज ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास हम उन्हें मल्टीपली यूजेस के लिए एलोकेट कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हो कि मिल्क जो है वो इकोनॉमी में एक स्कार्स कमोडिटी है, अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता. तो उसके मल्टीपल यूजेस हैं. वी विल हैव टू डिसाइड कि वेदर द मिल्क शुड बी यूज्ड ओनली एज मिल्क. अगर उसमें से कर्ड बनाया जाना है तो कितने अमाउंट से कर्ड बनाया जाए, या कितना अमाउंट जो है वो मिल्क में से चीज बनाने के लिए, बटर या स्वीट्स या आइसक्रीम बनाने के लिए यूज किया जाए. इसी के साथ एग्जांपल हम लैंड की ले सकते हैं. तो उसको एज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. उस पर रेजिडेंशियल हाउस बनाया जा सकता है, ऑफिस बनाए जा सकते हैं, उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तौर पर यूज किया जा सकता है. तो हम इसको एक और तरह की एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि राहुल जो है वो एक स्टूडेंट है और उसे 500 रुपीज की पॉकेट मनी मिलती है. वो 500 रुपीज उसके लिए क्या है, रिसोर्स है. ठीक है. तो उस 500 रुपीज से वो क्या क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट टू बाय अ न्यू इकोनॉमिक गाइड. ठीक है जी. इकोनॉमिक की नई बुक या गाइड परचेज करना चाहता है. वो एक मूवी टिकट परचेज करने के बारे में भी सोचता है. वो एक नई टी शर्ट की भी लेने के बारे में सोचता है जो 400 रुपीज की आएगी. या अपने फ्रेंड्स के साथ वो बाहर जाके घूमना भी चाहता है. तो लगभग 300 रुपीज उसके इस चीज के लिए जाएंगे. तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है जी, अनलिमिटेड है. ठीक है जी. और जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है. और जो ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि वो 500 रुपीज को इन इतने सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है. सो व्हाट द पॉइंट इज, नाउ राहुल विल हैव टू डिसाइड कि उसे अपनी कौन सी वॉन्ट्स को पहले पूरा करना है, कौन सी वॉन्ट को वो पोस्टपोन कर सकता है, या किस वॉन्ट को उसे इग्नोर भी करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एक्चुअली अबाउट एलोकेटिंग द रिसोर्सेज इन फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स. तो यही है कि अगर कंज्यूमर के लेवल पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सोचें, या हाउस होल्ड के लेवल पे, या एक प्रोड्यूसिंग फर्म के लेवल पे, या टोटल सोसाइटी के लेवल पे, तो दिस इज एक्चुअली अबाउट डिसाइडिंग
कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें से हम किस तरह से उनकी एलोकेशन करें कि पहले कौन सी वांट्स को पूरा किया जाना है, बाद में कौन सी वांट्स को पूरा करना है, या कौन सी वांट्स को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर किया जा सकता है। तो इसका सिंपल मतलब हमें ये समझ आता है कि अगर हमने किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है तो हमें बाकी की जो वांट्स है उन्हें गिव अप करना होगा, उनकी फुलफिलमेंट को गिव अप करना होगा या पोस्टपोन करना होगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके जी। ओके, सो नाउ द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर इकोनॉमी को क्या करने होंगे, फेस करने होंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सो सबसे पहले इकोनॉमी में ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी गुड्स को और कितनी क्वांटिटी में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाए। तो गुड्स क्या हो सकती हैं, ब्रॉडली जो गुड्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है कि गुड्स जो है वो कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं या कैपिटल गुड्स होती हैं। सो नाउ व्हाट आर द कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स वो सारे फाइनल प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जो हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स के पर्सनल यूज के लिए होती है, उनकी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए है। वेदर इट्स अ रिमोट, इट्स अ माउस और लैपटॉप, मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फैक्ट्री आउटलेट से बाहर आ गई हैं, उनके ऊपर कोई भी और प्रोडक्शन प्रोसेस पेंडिंग नहीं है। द गुड्स आर very much ready to be consumed by its final consumers, right? So those are the consumer goods. On the other hand, what are the capital goods? तो capital goods वो सारे tangible assets होते हैं जिन्हें कोई business अपने मतलब कि और गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा है। तो इसके एग्जांपल है मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, या ऐसी और इक्विपमेंट्स है बिजनेस के पास जिन्हें वो क्या कर रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस है उन्हें कंटिन्यू करने के लिए जो एसेट बिजनेस को चाहिए उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। फाइन। तो द इन द इकोनॉमी इट इज द नीड टू चूज कि कौन सी गुड्स इकोनॉमी में बनाई जाए, कंज्यूमर गुड्स बनाई जाए या कैपिटल गुड्स बनाई जाए, और कितनी क्वांटिटी में उन्हें बनाया जाना चाहिए। अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू प्रोड्यूस। सो दिस इज अबाउट व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स। तो कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है रिसोर्सेज का। फर्स्ट वन इज द लेबर इंटेंसिव, इसे हम इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज हमारे पास लेबर इंटेंसिव होती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज या कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो जो यहाँ पे ह्यूमन वर्कर्स चाहिए, मतलब वो वहां पे जहाँ पे फिजिकल या मेंटल वर्क के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए, लेबरर्स की जरूरत है, तो लेबर इंटेंसिव हो गया। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मतलब कोई भी ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हम मशीन्स का यूज ना मात्र करें या बिल्कुल कम करें और वहां पे ह्यूमंस या लेबरर्स की जरूरत ज्यादा हो, तो वो हो गया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस या मेथड्स कौन से होंगे, जहाँ पे मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोट्स का ज्यादा यूज किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन बिहाइंड दिस कि क्यों हमें ये डिसाइड करना होगा इकोनॉमी में कि किसको कौन सी प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज किया जाए। अगर तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी इनएफिशिएंसी हो सकती है, वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा हो सकती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ सकती है, राइट। बिकॉज द वर्कर्स कुड नॉट बी स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग वट एवर द टास्क दे आर परफॉर्मिंग, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके भी अपने। मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हमें बना के देगी, लेकिन हमें यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा होगी, तो इन्हें हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जैसे आप आईटी इंडस्ट्री की बात कर सकते हो, आप ऑटोमेटिक जो हमारे पास मशीन्स हैं उनकी बात कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे क्या है यहाँ पे मशीन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स वहाँ पे यूज किए जाने हैं। तो इकोनॉमी में देयर इज अ नीड वेदर टू यूज द लेबर इंटेंसिव मेथड्स फॉर प्रोडक्शन और टू यूज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, लेबर जो है वो सरप्लस हो जाएगी, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो द गवर्नमेंट और द डिसीजन मेकर्स विल हैव टू मेक अ ट्रेड ऑफ ओवर हियर, कि उन्हें एक बैलेंस बना के चलना होता है इकोनॉमी में कि कौन सी मेथड्स जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाए। इट डिपेंड्स कि इकोनॉमी कौन सी है, उसमें डिसीजन मेकर कौन होगा।
नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस इज अबाउट कि जो आउटपुट हमने बनानी है किन लोगों के लिए गुड्स या सर्विसेज बनाई जाएं, और ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि इनकम क्या है लोगों की, जरूरत किस जरूरत के बेसिस पर, या इक्वालिटी है इकोनॉमी में या इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज की ओनरशिप को लेके, राइट। तो इसमें आता है कि रिच पीपल या रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बनाई जाएं या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स बनाई जाएं। अगर हम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करेंगे तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और वहाँ पे हाई प्राइस रखा जा सकता है और वहाँ पे हाई प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंगली होगी। ऑन द अदर हैंड इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल, तो उन्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही पूरा करना होता है, वहाँ पे प्राइसेस भी लो रहेंगे, प्रॉफिट्स भी कम रहेंगे। तो इससे प्रॉफिट्स क्योंकि कम रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और जीडीपी ग्रोथ रेट कंसिडरेबली कम होगा। सो हियर वी विल हैव टू मेक द ट्रेड ऑफ बैक अगेन कि गुड्स जो है वो इकोनॉमी में दोनों ही सेक्शंस के लिए बनानी होंगी, रिच पीपल के लिए भी पुअर पीपल के लिए भी, और कितनी गुड्स बनाई जाए, किस मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाए, कौन सी गुड्स बनाई जाए। तो ये है 3 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ डील। Besides these three basic questions, there are two another basic problems. Those are to be faced by the developing or underdeveloped economies. अब जैसे आप इंडिया की एग्जांपल ले सकते हो, आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हो, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले सकते हो। तो ये वो सारी इकोनॉमीज हैं जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड स्टेट में है। आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की एग्जांपल ले सकते हो, राइट। अफ्रीकन नेशंस हम जिन्हें बोल देते हैं। तो ये जो इकोनॉमीज हैं इन्हें अक्सर क्या फेस करना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। If you want me to explain what is underemployment, so you can comment me right later on so that we can discuss this topic later. Another one problem जो underdeveloped economies face करती हैं that is poverty and low income level. ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहता है वहाँ पे, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहता है। तो कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? पहला है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दिस इज अबाउट व्हाट, जो ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके पास जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं उनकी फुल यूटिलाइजेशन हो पा रही हो। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक फैक्ट्री है वो एक महीने में 1000 कार बना सकती है। द कंपनी कैन प्रोड्यूस 1000 कार्स पर मंथ। लेकिन कंपनी कितनी कार बना रही है? 600 कार्स बना के दे रही है कंपनी। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास 400 कार्स को प्रोड्यूस करने की सरप्लस कैपेसिटी है और कंपनी उसे यूज नहीं कर पा रही है। तो ये 400 कार्स को ना बनाए जाना कंपनी के पास जो है वो आइडल कैपेसिटी है, जो उसके अन्य मतलब कि यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। कंपनी अपनी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसे 100% यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। सिमिलरली जो अनएम्प्लॉयड नेशंस होते हैं उन्हें ये देखना होता है कि उनके पास अनएम्प्लॉयड जो लेबर है, मतलब टोटल जो लेबर है वो सारे के सारे लोगों को काम मिला हुआ हो, तभी हम कहेंगे ना कि रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड है। जितनी भी लैंड या लैंड से रिलेटेड प्राइमरी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है वो सारे के सारे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किए जा रहे हों। कोई भी जो हमारे पास फैक्ट्रीज हैं या मशीनरीज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड ना हो। ठीक है, सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम जो हमारे पास फेस करनी पड़ती है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स कि जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी जो है उसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो हमें मोर कैपिटल फॉर्मेशन का रेट चाहिए, मतलब पैसे से पैसा बनाना, उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि पैसे से पैसा जनरेट करना। जितना जल्दी पैसे से पैसा बनता है, मतलब 100 रुपीज से कितनी जल्दी नए रुपीज बनाए जा सकते हैं, दैट इज अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन। जितना जल्दी बन पाएगा उतना कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज्यादा है, जितना ये स्लो होगा प्रोसेस उतनी कैपिटल फॉर्मेशन का रेट मतलब कम है, राइट। जो अक्सर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखा जाता है, लेस कैपिटल फॉर्मेशन होती है वहां पे। तो बेटर टेक्नोलॉजी अगर हमें चाहिए फ्यूचर में, स्किल्ड अगर हमें लेबर चाहिए या इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सारी चीजें हमें करनी होगी, तभी हम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर कर सकते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में न्यू फैक्ट्रीज लेके आनी है, ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में इंडियाज में ही रोबोट्स बनाने हैं, अगर हमें इंडिया में ही ऑटोमेशन के रिगार्डिंग प्लांट्स सेटअप करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। स्किल्ड एंड डेवलपमेंट
तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज या सिस्टम या एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दैट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो फ्यूचर में अगर हमने एक्सपेंशन करनी है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ को हम जो है वो अचीव कर। ओके, नाउ लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें क्या पता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हमें चाहिए होगी, तभी हम कुछ गुड्स जो है बना पाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए प्रोडक्शन के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, बेसिकली हम चार ही कंसिडर करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रॉडली। अदरवाइज आप इन्हें सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो ब्रॉडली वी यूज टू कंसिडर दैट देयर आर फोर लैंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हेल्प के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज लैंड। तो अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसे लैंड में से मतलब एज अ कैसे यूज करेगी वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर लैंड को, कि उसे फैक्ट्री साइट सेटअप करनी है, उसे अपने प्लांट के लिए जमीन चाहिए, वाटर चाहिए, उसे रॉ मटेरियल लाइक आयरन ओर चाहिए उसे, ठीक है ना। तो वो सारी जो मेटल्स हैं वो भी उसे जमीन से, प्राइमरी मिनरल्स के तौर पर जमीन से ही मिलने वाली हैं। और जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अगर हम उनकी अर्निंग की बात करें तो वो अर्न करते हैं, या अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें तो अगर वो जमीन को किराए पे ले रहा है तो उसे बदले में रेंट पे आउट करना होगा। अगर वो लेबर से काम करवा रहा है तो लेबर्स को उसे वेजेस पे आउट करनी होगी। अगर उसने कैपिटल मतलब फंड्स जो हैं वो उसने क्रेडिट पे, उधार पे ले रखे हैं, तो उसके बदले में उसे क्या करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग की बात करें तो इसी के बदले में प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। फाइन। नाउ लेट्स जस्ट बैक टू द लेबर। तो लेबर क्या है कि लेबर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या चाहिए, लेबर मीन्स जो ह्यूमन बींग्स या फिजिकल या मेंटल एफर्ट्स वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगे। तो उन्हें इंजीनियर्स चाहिए, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उन्हें टेक्नीशियंस चाहिए, उन्हें डिजाइनर्स चाहिए कार की डिजाइनिंग के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए असेंबलिंग करने के लिए कार्स की, राइट। तो उसके बदले में उन्हें वेजेस पे आउट की जाती हैं। अनदर वन इज द कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब जो आप जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि कैपिटल का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट किस में होगी, मशीनरी में, रोबोट्स में, असेंबली लाइंस में, टूल्स में, फैक्ट्री बिल्डिंग में, जिस सारी चीज़ों को हमने फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करना है ताकि हम नई कारें बना सके और हमें उन्हें मार्केट में सेल कर सके, राइट। तो अगर कंपनी कैपिटल क्रेडिट पे लेती है, मतलब फंड्स या पैसा लेती है फाइनेंस पे, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। फाइन। अनदर वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सिंपली एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के माइंड में एक आइडिया कॉन्सेप्शन से लेके उन्हें उसको एक एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट कर देने के बराबर है। तो अगर आपके माइंड में ये आइडिया आता है कि मुझे पानी से चलने वाली कारें बनानी है, तो दिस इज एन आइडिया। तो अगर आप अपने इस आइडिया को एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो, देन यू विल हैव टू असेंबल सो मेनी रिसोर्सेज, ठीक है, फंड्स से लेके और बहुत सारे जो कैपिटल आपको चाहिए होगी, मशीनरी, रोबोट्स एंड सो ऑन थिंग्स, वो सारी चीजें आप असेंबल करोगे, उन्हें परस्यू करोगे, तो बदले में आप क्या कर रहे हो, रिस्क टेक कर रहे हो। तो उस रिस्क टेकिंग के बदले में अगर आपका बिजनेस प्रॉपरली सेटअप हो जाता है, आप उसमें से जो भी अर्न करते हो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। जो प्रॉफिट आप उसमें से मार्जिन अर्न करोगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट अर्न किया जाता है। सो वी आर बेसिकली हैविंग दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में रेंट पे आउट किया जाता है, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। फाइन। Okay, so now how economies answer the three central questions. नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इज कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हैं वहाँ पे ये जो हमारे पास तीन क्वेश्चंस थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, उनके ये क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम तो यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कौन डिसाइड करेगा, जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन होंगे, राइट, दे विल बी डिसाइडिंग। जो जो प्राइवेट बिजनेस ओनर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे, और वो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है और प्रॉफिट मोटिव उनका पूरा हो सके,
किन गुड्स को प्रोड्यूस करने पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. एज फार एज द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, हु विल बी, द गवर्नमेंट विल बी डिसाइडिंग कि सोशल नीड्स के मुताबिक क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए. ठीक है, सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट टारगेट करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलके गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, दे विल बी डिसाइडिंग कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट. अनदर वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उन्हें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, उन्हें तो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना है. तो मतलब वो क्या कर सकते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाएंगे ताकि उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके, जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके. गवर्नमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लेबर इंटेंसिव के लिए जाना है या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाना है, सो गवर्नमेंट विल हैव टू मेक द डिसीजन कि किस पर्टिकुलर टेक्निक को हमें यूज करना है ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो भी चलती रहे, जीडीपी ग्रोथ रेट, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो लेबर है वो भी बहुत ज्यादा सरप्लस में ना रहे. और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन एज वेल एज जो गवर्नमेंट है, दे विल बी टेकिंग द डिसीजन टुगेदर. फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिपेंड करता है कि परचेसिंग पावर, फंड्स, फाइनेंस किसके पास ज्यादा है और इनकम किसके पास है, तो डेफिनेटली रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट किया जाएगा. प्लान्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर को टारगेट किया जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में फॉर whom to produce, both of the parties will be deciding. तो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनके लिए गुड्स बनाएगी, और जो हमारे पास प्राइवेट फर्म्स हैं वो जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन्हें टारगेट करके उनके लिए गुड्स. ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसीवी से बोल देते हैं हम. तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि एक फैक्ट्री है. ठीक है, बुक में आपको ये एज अ इकोनॉमी भी आप इसे ले सकते हो या एक फैक्ट्री के तौर पे हम अब इसे समझते हैं, तो लेटर ऑन इसी फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को हम टोटल इकोनॉमी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जस्ट इमेजिन कि एक फैक्ट्री है जो क्या कर सकती है, या तो वो कार बना सकती है या मोटरसाइकिल्स, मतलब वो दोनों प्रोड्यूस करती है, राइट. लेकिन उस कंपनी के पास, उस फैक्ट्री के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है जी, लिमिटेड है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो टाइम, वो सारी चीजें उसके पास क्या है, लिमिटेड है. तो कंपनी को अब चूज करना पड़ेगा कि वो अपने जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है उससे क्या बनाए. क्या वो अपने सारे रिसोर्सेज को कार्स बनाने में यूज कर दे या मोटरसाइकिल्स बनाने में यूज. ठीक है, तो द कंपनी विल हैव टू चूज. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो सिंपली जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमें क्या बताता है, दिस कर्व यूज टू टेल अस कि ये हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पहली बात कितने गुड्स हैं जी, टू गुड्स के बारे में बताएगा कि अगर इकोनॉमी में हमारे पास जो टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं उन्हें 100% एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा हो, तो हम जो दो गुड्स हमारे पास हैं, जैसे हमने कार और मोटरसाइकिल्स की एग्जांपल ली हुई है, तो उनके कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हमने एग्जांपल लिया है. तो मान लो कि जो वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या कर सकती है, या वो कार बनाएगी या मोटरसाइकिल बनाएगी या दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन बना सकती है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ए को अगर आप देखते हो तो कंपनी 0 कार प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अपने सारे रिसोर्सेज को अगर वो मोटरसाइकिल बनाने में लगाए तो 100 मोटरसाइकिल्स बना सकती है. ठीक है, कॉम्बिनेशन बी में कंपनी ने क्या किया, कंपनी डिसाइड्स कि वो क्या करे, 20 कारें बना ले. ठीक है, लेकिन उसके बदले में उसे फिर मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. तो 20 कारों को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी को 10 मोटरसाइकिल जो है वो गिव अप करने पे, सैक्रिफाइस करने पड़े, और वो 90 यूनिट्स ऑफ मोटरसाइकिल्स बना सकती है बी कॉम्बिनेशन के साथ. इसी तरह से अगर कंपनी सी कॉम्बिनेशन के लिए मूव करती है तो कंपनी नेक्स्ट 20, मतलब 20 से 40 तक जाने के लिए कंपनी को 90 से 75 पे आना पड़ा मोटरसाइकिल के प्रोडक्शन के लिए. तो पहले उसने 10 यूनिट्स गिव अप किए 100 से 90 पे आने के लिए. नेक्स्ट 20 कार्स को बनाने के लिए उसे 90 से 75 पे आना पड़ा, मतलब 15 यूनिट्स कंपनी गिव अप कर रही है. डी कॉम्बिनेशन में 60 एंड 55 की रेशियो है. ठीक है, उसके बाद ई में 80 एंड 30 है. अगर हम एफ कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो सारी के सारे अपने रिसोर्सेज को कार मैन्युफैक्चरिंग में लगा दे और मोटरसाइकिल क्या कर दे, 0 कर दे. तो दिस इज हाउ वी कैन सी ओवर हियर कि कंपनी के पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, अगर वो उससे 2 ही गुड्स बनाती है तो उसके
कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो बना सकती है, ये हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताती है। ठीक है जी। टोटल इकोनॉमी में जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम उन्हें फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो तो उन दो गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते होंगे, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बताती है, राइट। तो इसी का हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ओ एक्स एक्सेस के ऊपर हमने कार्स को प्लॉट कर दिया और ओ वाई एक्सेस के ऊपर मोटरसाइकिल्स को। आप यहाँ पे कार्स मोटरसाइकिल ना लिख के गुड्स एक्स या गुड्स वाई भी लिख सकते हो, इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, देयर इज नो सच मैटर, राइट। तो अभी हमने एग्जांपल ये ले रखी है कार और मोटरसाइकिल्स की, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई एफ, 0 एंड 100, 20 एंड 90, 40 एंड 75, इसको हमने यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया डॉट्स के साथ। तो अगर आप पॉइंट ए की बात करें, कॉम्बिनेशन ए, ये 100 के ऊपर है, तो यहाँ पे जो कार्स हैं वो कितनी हैं, 0। लेकिन पूरे के पूरे रिसोर्सेज कंपनी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने में लगा रही है, तो 100 मोटरसाइकिल्स बना रही है। कॉम्बिनेशन बी के ऊपर आ जाए अगर आप, तो यहाँ पे जो हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम होकर 90 रह गई है, लेकिन कार्स की प्रोडक्शन 20 यूनिट्स पे आ गई है। सिमिलरली सी कॉम्बिनेशन में 75 मोटरसाइकिल हैं और कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है 40 यूनिट्स की, ये यूनिट्स में हमें गिवन है। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला के एक कर्व बना देते हैं, तो वो कर्व क्या होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ लिख के हमने क्या कर दिया, एक कर्व बना दिया जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स को मतलब कि डिपिक्ट कर रही है, उसी के बारे में हमें बता रही है, फाइन। तो इससे हमें क्या समझ आता है, हमें अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर कंपनी ने ज्यादा कार्स बनानी है, 0 कार प्रोडक्शन से लेके, मतलब कॉम्बिनेशन ए से कंपनी को कॉम्बिनेशन बी के ऊपर मूव करना है, तो उसे उसे मोटरसाइकिल्स के कुछ यूनिट्स को गिव अप करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है जी। अगर बी से सी कॉम्बिनेशन पे जाना है, फिर से उसने मोटरसाइकिल्स के कुछ यूनिट्स को गिव अप किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ए से एफ कॉम्बिनेशन तक जा रही है, उसका जो सैक्रिफाइसिंग रेट है वो ज्यादा होता जा रहा है। पहले कंपनी ने 10 यूनिट्स को गिव अप किया, फिर उसने 15 को किया, फिर 25 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो कंपनी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज हाउ। तो इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से को हम आगे लिंक अप करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिंपल चीज हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भी ये बताती है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और हमारे पास डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो हम किस तरह से जो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम बना सके, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते होंगे और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे। फाइन। ओके। सो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब है जी प्रोडक्शन। तो हमने ये डायग्राम देख लिया था। तो हमारे पास ये जो ए बी सी डी ई एफ कॉम्बिनेशंस हैं, ये बिल्कुल हमारे वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मतलब वो सारे कॉम्बिनेशंस या वो सारे कार्स और मोटरसाइकिल्स के कॉम्बिनेशन या यूनिट्स जिन्हें कंपनी इस कर्व के ऊपर या इस कर्व से नीचे, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ, ओ की तरफ यहाँ पे है ना, उस तरफ की मतलब लेती है, जैसे कॉम्बिनेशन एच है। तो ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब ये सारी इतनी प्रोडक्शन कंपनी कर सकती है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। क्लियर है जी। तो ऑन द पीपीसी जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, ये बताते हैं कि जो अगर हम पीपीसी के ऊपर हैं, कोई पॉइंट ले रहे हैं, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इन साइड की बात करें, पॉइंट एच की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कंपनी 40 यूनिट्स ऑफ कार्स या 40 यूनिट्स ऑफ मोटरसाइकिल्स को टारगेट कर रही है मानो, तो ये है तो अटेनेबल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। लेबर सरप्लस होगी, लैंड सरप्लस होगी, तो जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हें फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी किसी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी। जैसे ये पॉइंट जी ले रखा है हमने यहाँ पे, वैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कंपनी 50 यूनिट्स ऑफ मोटरसाइकिल्स और 80 यूनिट्स ऑफ अगर कार को टारगेट कर रही है, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज के साथ जी कॉम्बिनेशन को नहीं बनाया जा सकता है। फ्यूचर में अगर ये रिसोर्सेज एक्सपैंड हो जाते हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज हो जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन अटेनेबल हो सकता है। फाइन। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं या अटेनेबल कॉम्बिनेशन या आउटपुट वो है जो पीपीसी के ऊपर आते हैं, बिल्कुल पीपीसी है या इसके अंदर आते हैं। जो इसके आउटवर्ड
कॉम्बिनेशंस हैं वो क्या है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जिन्हें हम फ्यूचर में अटेन कर सकते हैं इफ देयर विल बी चेंज इन द रिसोर्सेज और देयर विल बी चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक. ओके, सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द शिफ्ट और रोटेशन इन द पीपीसी. मतलब ये जो पीपीसी हमने ड्रॉ किया था उसमें चेंज आ सकता है, तो वो चेंज क्या होगा, या तो जो पीपीसी हमने ड्रॉ की है, जो ओरिजिनल कह सकते हो या इनिशियल कह सकते हो आप, वो इनवर्ड मूव कर सकती है. इनवर्ड मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ. अगर इनवर्ड मूव कर रही है पीपीसी तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन क्या हो गया जी, कम हो गया है. ठीक है जी, प्रोडक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है. ठीक है, अगर आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है पीपीसी का तो इसका मतलब है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. तो ये जो चेंज आ रहा है, ये शिफ्ट आएगा हमारे पास पीपीसी में, इसके दो बेसिक कॉजेस हो सकते हैं. पहला है चेंज इन रिसोर्सेस. तो रिसोर्सेज क्या है जी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे या रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे. अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे ना, फॉर एन एग्जांपल, ये हमने ओ एक्स एक्सेस के ऊपर गुड एक्स लिख दिया और ओ वाई एक्सेस के ऊपर गुड वाई लिख दिया. ये जो आपको ए बी कर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओरिजिनल पीपीसी. ओके, और अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास इंक्रीज होगी उनकी अवेलेबिलिटी, तब क्या होगा, ये जो कर्व है ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गई. ये ए बी से ए वन और बी वन बन गया. मतलब हमारे पास अगर पहले यहाँ 100 क्वांटिटी थी कार्स की, यहाँ पे 100 क्वांटिटी थी मोटरसाइकिल्स की या गुड बाई की, तो अब ये इंक्रीज होके बढ़ गई है. ठीक है जी, इट हैज इंक्रीज्ड नाउ. तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज के साथ जो पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट करता है. ठीक है, मोर क्वांटिटी या मोर आउटपुट को जो है वो हाईलाइट करता है. ऑन द अदर हैंड अगर डिक्रीज इन रिसोर्सेज होगा तब क्या होगा, मान लो कि अब हमारे पास ये जो है ए बी, ये ओरिजिनल या इनिशियल हमारे पास पीपीसी थी. ठीक है, अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो फिर क्या होगा, इनवर्ड शिफ्ट होएगा. ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अगर इसकी तरफ को शिफ्ट होता है बाहर से इन साइड को, तो इसे हम बोलते हैं जी डिक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से, या डिक्रीज इन आउटपुट इस समय जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है. क्लियर है जी. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द अनदर कॉज ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी. तो वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी का हम एक ही फेवर ले रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास एडवांसमेंट ही आएगा, फेवरिज्म ही आएगा. तो जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो या तो गुड एक्स के लिए इम्प्रूव हो सकती है या वाई के लिए इम्प्रूव हुई हो सकती है या दोनों के लिए हो सकती है. तो अगर सिर्फ गुड एक्स जो हमने ओ एक्स एक्सेस के ऊपर बना रखी है, अगर इसे बनाने की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, तो जो गुड वाई है वो तो सेम ही मतलब क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पाएगा. लेकिन जो गुड एक्स है इसकी जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, रिसोर्सेज और बेटर यूटिलाइज हो पाएंगे, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी. ये ए बी से ए बी वन पे शिफ्ट हो जाएगी. फाइन. इसी तरह से अगर हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी गुड वाई के लिए आ जाती है, तो गुड एक्स की जो प्रोडक्शन जो आउटपुट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन गुड वाई की जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इट विल शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए वन बी कर्व. राइट. नाउ इफ द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज देयर इम्प्रूव्ड फॉर बोथ ऑफ द गुड्स, तो उसके साथ क्या होगा, ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा. यहाँ पे भी आपने देखा कि इंक्रीज इन क्वांटिटी को हाईलाइट कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन आउटपुट को, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है. यहाँ पे अगर दोनों ही गुड्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आया है, इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा दोनों ही गुड्स के लिए. ए और बी से पीपीसी ए वन और बी वन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. Now let's just discuss about the properties of PPC. या PPC की दो बेसिक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये जो हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट से राइट पीपीसी हम बनाना शुरू करेंगे, तो हमने यहाँ से देखा था कि कंपनी मोटरसाइकिल के 100 यूनिट बना सकती है, लेकिन अगर उसे कार्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, कार के 0 यूनिट से मूव करके कंपनी को 100 यूनिट्स तक जाना है, तो इसकी जो इसकी शेप बनेगी वो लेफ्ट टू राइट होगी इसकी स्लोपिंग. राइट. तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग, या इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप. तो पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप को जो है वो डिपिक्ट करती है, उसी को क्या करती है, हाईलाइट करती है. ओके. नेक्स्ट वन इज concave to the point of origin. So this
दिस इज द ओ, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये जो शेप है हमारे पास पीपीसी की, इसे हम बोलते हैं कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसकी ऑपोजिट आप इसे मून शेप में भी देख सकते हो ऐसे। लेटर ऑन आप डिस्कस करेंगे हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो दैट इज द अनदर शेप, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। लेकिन अभी के लिए ये क्या है, कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और इसके ऐसे बनने का कारण क्या है, दैट इज अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कंपनी ए कॉम्बिनेशन में थी 0 कार्स और 100 मोटरसाइकिल के साथ। अगर कंपनी ने ए से बी कॉम्बिनेशन के ऊपर जाना है, तो 20 कार्स को ऐड ऑन करने के लिए कंपनी पहले 10 यूनिट सेक्रीफाइस करती है मोटरसाइकिल साइकिल के। नेक्स्ट 20 यूनिट्स को ऐड करने के लिए फिर 50 यूनिट्स सेक्रीफाइस करती है, फिर नेक्स्ट 20 के लिए फिर 20 यूनिट्स, देन 25 यूनिट्स एंड देन 30 यूनिट्स। तो यू कैन सी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओवर हियर। ठीक है, कि कंपनी क्या कर रही है जी, जो कंपनी क्या कर रही है, नेक्स्ट यूनिट्स को ऐड ऑन करने के लिए जो गिव अप कर रही है, वो उसका गिव अप करने का जो रेट है वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ गिविंग अप और मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसी की वजह से इसकी ये जो है वो शेप है वो ऐसे बनती है। तो देयर आर दीज टू बेसिक प्रॉपर्टीज, वन इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, अनदर वन इज द कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। So last one is about PPC illustrations और PPC illustrates central problem। मतलब किस तरह से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी बेसिक, कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसका आंसर ये कर्व कैसे दे पाती है। तो पहले तो ये हमें बताती है कि हमें कौन सी गुड्स बनानी है, वेदर वी शुड गो फॉर द कंज्यूमर गुड्स और फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, या हमें क्या करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने ओ एक्स एक्सेस के ऊपर मान लो कि इंडस्ट्रियल गुड लेनी है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंज्यूमर गुड्स अगर डिपिक्ट करनी है, तो हमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लेना होगा जिससे एक बैलेंस जो है वो इकोनॉमी में बना रहेगा। इकोनॉमी में जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स भी हों और कंज्यूमर गुड्स भी हों। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। इन दैट केस वी विल हैव टू सी कि हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए जाना है, या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जाना है, या कैपिटल इंटेंसिव के लिए जाना है। ठीक है जी, तो उसके लिए भी हमें देखना हो क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हों। तो हमें वही कॉम्बिनेशन चूज करने हैं जो यहाँ पे इस पीपीसी के ऊपर लाई करते हो। ठीक है जी, इसके अंदर जो यहाँ पे लाई करते हुए हमारे पास रिसोर्सेज कॉम्बिनेशन होंगे, दे विल नॉट बी द फेवरेबल फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि वो इकोनॉमी में हमारे अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को हाईलाइट कर रहे होंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो ये हमने देखा कि अगर हम रिच क्लास और रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करते हैं, तो उससे हाई प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो जो फर्म्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो मतलब जो इंक्रीज आउटपुट है, जो हमारी ये कर्व है ना, ठीक है, पीपीसी, ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम पुअर सेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्राइसेस भी कम होंगे, प्रॉफिट्स भी कम होंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो इससे हमारी जो टोटल आउटपुट है उसमें डिक्रीज आ सकता है, या वो कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब इंक्रीज जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट भी, उसमें भी कोई बेटरमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगी। ओके, सो नाउ दिस इज फॉर द क्विज टाइम। ठीक है, एक क्विक रीजन हम करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है दैट व्हाट डज द पीपीसी रिप्रेजेंट। तो क्या बताती है पीपीसी, ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। कैन यू प्लीज लेट मी नो। ओके, सो द ऑप्शन, यस, आंसर योर, यू नीड टू कमेंट योर आंसर्स, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट डज अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द पीपीसी सिग्निफाई। तो वो किस चीज को हाईलाइट करता है, अगर जो पीपीसी हमने बनाई है उसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ चूज कर लिया जाए कॉम्बिनेशन को, तो उसका क्या मतलब होगा। इट सिंपली मीन्स अंडर यूटिलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अनदर वन इज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मैंने रेट ऑफ सेक्रीफाइस कहा, मार्जिनल रेट ऑफ सेक्रीफाइस, या सेक्रीफाइस रेशियो कहा, उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो उसे किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, कैन यू आंसर दिस। ठीक है, और लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इन द अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू सो